अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग स्टूडेंट्स। आज बहुत ही खुशी की घड़ी है, खुशी का मौका है। आप लोगों ने जो सवाल किया था कि सर इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का सेट दीजिए, मैंने नवाए उर्दू से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे तकरीबन सब के सब आप देख सकते हैं। नवाए उर्दू के ऑल चैप्टर्स से जो टर्म 2 में आने वाले हैं मैंने तमाम को कवर किए हैं। उसका आंसर भी मैंने लिखा है, बस आपको गौर से इसको सुनना है और सुनने के बाद याद हो जाए तो अपनी ज़ुबान में उसको लिख लेना है, या फिर आंसर इसमें जो लिया हुआ है उसको आप स्टॉप करके वीडियो को उसको लिख सकते हैं, वरना फिर सुन सकते हैं। मेरे पास PDF भी मौजूद है, जिनको चाहिए वो मुझसे कांटेक्ट कर लें, मैं PDF उन्हें सेंड कर दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का बहुत ही ख़ास वीडियो नवाए उर्दू के सिलसिले में। नवाए उर्दू के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं अल्हम्दुलिल्लाह तमाम के तमाम को मैंने कवर किया है, और ये तमाम के तमाम क्वेश्चंस ज़रूर भी ज़रूर आपके एग्ज़ाम में 100% आएंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो चैप्टर है चकबस्त लखनवी। चकबस्त लखनवी से ये सवाल तकरीबन हर साल आता है कि चकबस्त ने जिस माहौल में आँख खोली वो माहौल कैसा था। सवाल आपको समझ में आ रहा है? यानी चकबस्त ने जिस माहौल में, जिस इन्वायरमेंट में, जिस सोसाइटी में आँखें खोली वो माहौल कैसा था, वो सोसाइटी कैसी थी, वो ज़माना कैसा था। सवाल समझ में आ गया। अब आंसर देखिए। चकबस्त ने जिस माहौल में आँख खोली थी वो तेज़ी से बदल रहा था, मतलब बहुत तेज़ी से वो ग्रोथ कर रहा था। अंग्रेज़ों का ज़माना था, आपको पता है, और अंग्रेज़ हिंदुस्तान में नए नए आए थे। उनका सूट बूट, उनका पहनावा, उनका ओढ़ावा, उनका चाल चलन तमाम के तमाम को अडॉप्ट कर रहे थे बहुत तेज़ी से इंडियन लोग। तो हिंदुस्तान बहुत तेज़ी से बदल रहा था 19वीं सदी ईस्वी में। चकबस्त ने जिस माहौल में आँख खोली थी वो तेज़ी से बदल रहा था। क़दामत परस्ती का रंग गालिब था। क़दामत परस्ती यानी ओल्ड जो लोग थे, ओल्ड फैशन जो था, और यहाँ सोसाइटी की जो पुरानी चीज़ें थी, रीति और रिवाज था, वो गालिब था तकरीबन हर शख्स पर कि लड़कियों को पढ़ना नहीं है, और बहुत सारे छूत छात की जो बीमारियाँ थी हिंदुस्तान में जानते हैं। मगर कुछ लोग नई तहज़ीब से मुतासिर हो रहे थे। अच्छा, इसमें दो तरह के लोग थे। कुछ लोग तो ये थे कि जो क़दामत पसंद थे और वो नई तहज़ीब को बहुत ही अछूत समझते थे, और कुछ लोग क़दामत परस्ती को बुरा भला कहकर नई तहज़ीब की तरफ आ रहे थे। तीसरे वो लोग थे जो मुआशरे की ख़ामियों को, कमियों की इस्लाह करना चाहते थे। मतलब वो चाहते थे कि क़दामत की जो अच्छी चीज़ें हैं वो बाक़ी रहें, और जो बुरी चीज़ें जो नई तहज़ीब के अंदर है उसको ख़त्म कर दिया जाए। चकबस्त भी उन्हीं लोगों में शामिल थे जो मुआशरे की ख़ामियों और कमियों की इस्लाह चाहते थे। मेरे ख़्याल से ये क्वेश्चन आपके समझ में आ गया। यानी चकबस्त ने जिस माहौल में आँखें खोली, आप कह सकते वो माहौल तेज़ी से बदल रहा था, और 3 तरह के लोग थे सोसाइटी में। कुछ लोग ऐसे थे जो क़दामत पसंद थे, कुछ लोग ऐसे थे जो नई तहज़ीब पर मिटे जा रहे थे, कुछ लोग ये थे ऐसे थे जो क़दामत पसंदी की अच्छी चीज़ों को बाक़ी रखना चाहते थे, और नई तहज़ीब की जो बुरी चीज़ें थी उसको ख़त्म करना चाहते थे, और मुआशरे में जो बुराइयां फैली थी उसको ख़त्म करना चाहते थे। चकबस्त तीसरे ग्रुप से थे। दूसरा क्वेश्चन देखिए, चकबस्त के कलाम की सबसे बड़ी खुसूसियत क्या है। ये क्वेश्चन बहुत कम आता है, लेकिन क्योंकि उसी से मुताल्लिक़ है और आसान भी है तो इसको आप देख लीजिए। चकबस्त के कलाम की सबसे बड़ी खूबी हुब्बुल वतनी, देशभक्ति है। यानी उन्होंने जितने भी नज़में कहीं वो तमाम के तमाम देशभक्ति पर मुश्तमिल है, हुब्बुल वतनी पर है, और इस्लाही पहलू है, समाज सुधार। वो मुल्क में रहने वालों को वतन की मोहब्बत से सरशार देखना चाहते थे। वो चाहते थे कि हर शख्स वतन में, जो हिंदुस्तान में रह रहा है, वो वतन से मोहब्बत करे और देश को आज़ाद करने के लिए तन मन धन से कोशिश करे। तो ये आपको समझ में आ गया। ये चकबस्त का चैप्टर कंप्लीट हो गया। इसके 2 क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। पहला क्वेश्चन, चकबस्त ने किस माहौल में आँखें खोली, और चकबस्त के कलाम की क्या खूबी है। अब देखिए दूसरा चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले, माहौल बचाइए। इस चैप्टर से भी एक क्वेश्चन हमेशा एग्ज़ाम में आता है
कि सनअती इनकलाब से हमारे कुदरती वसाइल किस तरह से मुतासिर हुए हैं, बयान कीजिए। यानी इंडस्ट्रियल इवोल्यूशन जब आया तो उससे हमारे नेचुरल रिसोर्स थे वो किस तरीके से इफ़ेक्ट हुए, किस तरीके से मुतासिर हुए, उसके बारे में बताइए। आप जानते ही हैं कि 18वीं सदी ईस्वी के बाद 19वीं सदी ईस्वी में इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आया इंडस्ट्रियल। तो इंडस्ट्री ने क्या किया, इंडस्ट्री ने इंसानों के बजाय मशीनों से काम लेना शुरू किया। सनअती इनकलाब से इंसानों ने मशीनों से काम लेना शुरू किया। उससे पहले इंसान खुद ही काम करता था, मशीनें इतनी हिंदुस्तान में काम नहीं करती थी। इसकी वजह से पैदावार में बहुत इजाफा हुआ, मतलब ग्रोथ बहुत ज़्यादा हुआ, बहुत ज़्यादा अनाज पैदा होने लगे, बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री फैक्ट्री कारखाने में बहुत सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मिक़दार में पैदा होने लगी और बहुत सारी चीज़ें ज़मीन से निकाली जाने लगी। कागज़ के लिए कारखाने के लिए खोले गए, जंगलात काटे गए, ज़मीन की खुदाई की गई और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से बैलेंस ज़मीन का जो कुदरती था वो ख़राब हो गया, कुदरती तवाज़ुन बिगड़ गया। इस तरह कुदरती वसाइल नेचुरल रिसोर्स मुतासिर हो गए, मतलब इफ़ेक्ट बढ़ गया। कैसे कि मशीनों से इंसानों ने काम लेना शुरू किया, जिसकी वजह से ज़मीन की खुदाई की गई, जंगलात को काट दिया गया। नतीजा ये हुआ कि बैलेंस जो था नेचुरल वो ख़राब हो गया। क्वेश्चन का आंसर आपको समझ में आ गया। अब आगे देखिए, ये भी एग्ज़ाम में आता है, ये 100% बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम में ये वाला क्वेश्चन आता है कि माहौल बचाना क्या सिर्फ साइंसदानों का काम है? बिल्कुल नहीं, ये काम हर शहरी का है। माहौल को बचाए, माहौल को बचाने के लिए हर शहरी क्या कर सकता है, वो जंगलात को ना काटे, ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाए और माहौल को बचाए। कह रहे हैं कि माहौल कैसे ख़राब होता है, जानते हैं आप लोग, मोटर गाड़ियाँ की वजह से जो धुएँ निकलते हैं उससे माहौल ख़राब होता है। और मोटर गाड़ियाँ सिर्फ साइंसदानों के पास नहीं है, बल्कि मुख्तलिफ़ लोग इस्तेमाल करते हैं, हर शहरी इस्तेमाल करता है। शहरियों ने ही जंगलात काटे हैं, कहीं आबादी के लिए, कहीं खेती के लिए, कहीं कारखाने लगाने के लिए। उन लोगों ने क्या किया, जंगलात को काट दिया। अब क्या है, जब ये ख़राब हो रहा है तो अब हर शहरी की ज़िम्मेदारी है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाए, जंगलात ना काटे और माहौल को बचाए। तो समझ में आ गया आप लोगों को, माहौल बचाना सिर्फ साइंसदानों का काम ही नहीं है, बल्कि हर ज़िम्मेदार शहरी का काम है। कैसे है, क्योंकि उन्होंने ही क्या किए हैं, जंगलात काटे हैं, दरख्त काटे हैं और खेतों को और जंगलातों को काट करके वहाँ पे फैक्ट्री लगाए, कारखाने लगाए और अपने घरों को बनाए। तो ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, माहौल बचाइए। अब देखिए, एक गज़ल है आपके चैप्टर में, याद से गाना चंगेज़ी का, उसको पढ़ लेते हैं। इसका पहला सवाल क्या है, इसका पहला सवाल है, सॉरी सर्दी हो गया है लेकिन फिर भी आप लोगों के लिए इस वीडियो को बना रहे हैं, आवाज़ में कुछ डिफरेंट समझ में आ सकता है आप लोगों को, उसके लिए माज़रत। तो देखिए, मतला में अदब और हवस से क्या मुराद है शायर की। मतला में अदब और हवस से शायर की क्या मुराद है। यानी यास यगाना चंगेज़ी ने एक शेर कहा है गज़ल के, अपने गज़ल के अंदर, उसमें अदब ने दिल के तकाज़े उठाए हैं क्या क्या हवस ने, और इस तरीके से शेर है। तो इसका क्या मतलब है, तो देखिए, अदब से मुराद होता है तहज़ीब, कल्चर, शाइस्तगी यानी मॉरल वैल्यूज़, तमीज़, इज़्ज़त, इससे मुराद, अदब से मुराद तहज़ीब, शाइस्तगी। और हवस के माना होते हैं बुरी ख्वाहिश, बुरी चाहत, लालच, जो किसी चीज़ के पाने के लिए जायज़ व नाजायज़ का ख्याल ना रखना, मतलब ख्वाहिश, आप हवस आप कह सकते हैं ऐसी चीज़ को जो किसी भी चीज़ के पाने के लिए हो, चाहे वो जायज़ तरीके से आपके पास आ जाए या नाजायज़ तरीके से, उसको हवस कहते हैं। तो समझ में आ गया आप लोगों को, अदब से मुराद तहज़ीब है, शाइस्तगी है, तमीज़ है, और हवस से मुराद बुरी ख्वाहिश और लालच है। अब आगे देखिए, किसी के रूप में तुम भी तो अपने दर्शन दो, शायर ने किससे कहा। शायर ये अपनी बात महबूब से कह रहा है, अपनी महबूबा से कह रहा है। शायर चाहता है कि उसका महबूब भी उसके पास किसी के रूप में उसके सामने आ जाए, क्योंकि वो अपने रूप में आने पर डर
रहा है कि कहीं उसको पहचान ना ले समाज और उसको बेइज्जत ना कर दे और उसको उसकी इज़्ज़त को खाक में ना मिला दे। इसलिए शायर चाहता है कि वो किसी के रूप में दर्शन दे, उसके पास मुलाकात करने के लिए आ जाए। वो महबूब की एक झलक देखने के लिए बेताब और बेकरार है। समझ में आ गया आप लोगों को? आगे देखते हैं। ये नज़्म है ओ देश से आने वाले बता अख्तर शिरानी का। ये भी इसमें से भी एक क्वेश्चन 100% आने ही वाला है। वो क्वेश्चन क्या है देखिए, अभी बताते हैं आप लोगों को। इस नज़्म में आवारा गुरबत और कनान वतन से शायर की क्या मुराद है? तो सबसे पहले जान लीजिए, इस नज़्म के पहले बंद में शायर ने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की तलमीह से काम लिया है। यहाँ पर ये जो लफ्ज़ है ये शायर होना चाहिए, शीन अलिफ और ऐन रा, ठीक है। पहले बंद में शायर ने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की तलमीह से काम लिया। तलमीह क्या होता है आप लोगों को मैं पढ़ा चुका हूँ, वीडियो आप देख सकते हैं। और जितने भी एग्ज़ाम में ख़ास तौर से ग्रामर के ताल्लुक़ से हैं, तलमीह नज़म किसे कहते हैं, शायरी किसे कहते हैं, काफ़ी किसे कहते हैं, रदीफ़ किसे कहते हैं, स्पेशल इसके लिए वीडियो में बना चुका हूँ, आप देख सकते हैं। तलमीह वो अल्फाज को कहते हैं, ऐसे अल्फाज को कहते हैं जो किसी मशहूर वाक़े की तरफ इशारा करे। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम जब अपने गांव से चले गए थे, उनके गांव का नाम था कनान, मिस्र में रहते थे, तो उन्हें अपने गांव की याद बहुत सताती थी। तो शायर ने तलमीह उन्हीं के नाम से लिया, तलमीह से काम लिया है। जब वो अपना आबाई वतन कनान छोड़कर मिस्र पहुँचे, यहाँ गुरबत से मुराद गरीबी नहीं बल्कि परदेसी की है, और आवारा गुरबत से मुराद आवारा गुरबत के माना है ऐसा शख्स जो कि परदेसी हो। तो इससे मुराद ये है कि शायर को अपने वतन की याद बहुत ही ज़्यादा आ रही है, इसलिए उसने अब कनान वतन लफ्ज़ से तलमीह का काम लिया है। इसमें कुछ और लिखा हुआ था तो छूट गया, मैंने बता दिया। आवारा के माने ऐसे शख्स के हैं जो इधर उधर घूम रहा हो। अब देखिए सनाती, ये तो मेरे ख़्याल से हम लोग पढ़ चुके हैं। और अब लास्ट जो बचा है वो देखिए, रुबाई। दर्द हयात कुछ और सिवा हो जाने से शायर की क्या मुराद है? शायर क्या चाहता है? ये रुबाई है, आप जानते हैं, फ़िराक़ गोरखपुरी की ये रुबाई है। इस रुबाई में शायर की क्या मुराद है? तो इस रुबाई में शायर ये कहना चाहता है कि इंसान का बेऐब होना कोई बड़ी बात नहीं, कमाल नहीं। अगर एक इंसान दूसरे इंसान की खुशी और गमी में, सुख दुख में हिस्सा लेता है, उसके दुख को अपना दुख समझता है, उसकी तकलीफ़ पर वो भी बेचैन हो उठता है, तो ये सबसे बड़ी बात है और यही सबसे बड़ी इंसानियत है। इसमें एक क्वेश्चन मैंने और लिखा था रुबाई के अंदर, शायद वो छूट गया है। तो वो क्वेश्चन ये था कि वो हुस्न अमल और रास्त गोई से क्या मुराद? ये एग्ज़ाम में आता है और ये तिलोक चंद महरूम की रुबाई है, शायद आप लोगों ने पढ़ा हो, तो आप इसको देख लें कि रास्त गोई से मुराद सच्चाई है और हुस्न अमल से मुराद अच्छे काम। यानी इंसान अगर अच्छे काम करे, हमेशा सच बोले, तो आपस में कभी भी इख्तिलाफ़ात हिंदू मुसलमान का नहीं हो सकता। किसी तरीके से धर्म के, मज़हब के नाम पे कोई शख्स नहीं लड़ सकता। उम्मीद है कि आप लोगों को ये सीरीज़ पसंद आई होगी। पसंद आने पर वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर कर दें और इंतज़ार कीजिए गुलज़ार उर्दू के ख़ास चैप्टर के साथ। कुछ ही दिनों में हाज़िर होने वाले हैं और उसके बाद गुलज़ार उर्दू से जो कुछ चैप्टर्स रह गए हैं, ख़ास तौर से अन्न देवता, सुल्तान और एक दो चैप्टर और हैं, इंशाअल्लाह उसकी भी वीडियो जल्द अपलोड कर दी जाएगी। उसके बाद इंशाअल्लाह हम लोग कवर करेंगे हर चैप्टर का ख़ुलासा और हर चैप्टर के जो राइटर्स हैं, ख़ास तौर से नज़म के जो शायर हैं, उनकी ज़िंदगी का ऊपर कुछ नोट्स। इसी तरीके से माहौल बचाइए या और जो चैप्टर है चक बस्त लखनवी,
इसका हम लोग समरी इंशाल्लाह ज़रूर देने वाले हैं। तो इस तरीके से 2 क्वेश्चन बनने वाले हैं, 100% आएंगे ही। ख़ास तौर से किसी भी सबक का ख़ुलासा और किसी भी नज़म का मरकज़ी ख़याल, सेंट्रल आइडिया, या फिर किसी भी नज़्म का ख़ुलासा। ख़ास तौर से ओ देश से आने वाले बता, इसका ख़ुलासा आ सकता है आपको लिखने के लिए। 3 क्वेश्चन बन गए, एक तो नज़म से, नज़म का ख़ुलासा, और एक माहौल बचाइए या किसी और तरीके से चकपस लखनवी का ख़ुलासा, सबक का ख़ुलासा, और तीसरा जो सवाल जो बन रहा है राइटर के ऊपर लिखने के लिए, चाहे वो अफसाना निगार हो या नज़्म कहने वाले शायर हो। इंशाअल्लाह इस सीरीज़ के साथ भी हाज़िर होंगे। जब तक के लिए देखते रहिए। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह ताला आप लोगों को कामयाब करें और इस तरीके से पढ़ते रहिए। और कुछ तरह डॉट हो या और किसी तरह के वीडियोस चाहते हो तो कमेंट्स में ज़रूर लिखें, अपने राय और मशवरे से ज़रूर नवाजें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।